हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टू कमोडिटी केस का लास्ट डिस्कशन किया था। वन कमोडिटी केस हमने पूरी तरह से इवैल्यूएट कर दिया। नाउ वी आर फोकसिंग इनटू टू कमोडिटी केस। और टू कमोडिटी केस में हमने बहुत सिंपल सा लॉजिक समझा कि अगर दो कमोडिटी कोई बंदा यूज कर रहा है या दो से ज्यादा भी यूज करे तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। ये अपने लास्ट लेक्चर में इवैल्यूएट किया, इनफैक्ट काफी इलस्ट्रेट भी किया। दाल मखानी और गार्लिक नान का एग्जांपल लिया था अपन ने, तो इसको एक बार वापस देखें। सबसे पहली चीज द सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर इज बाइंग X एंड Y विद दिस गिवन इनकम। इक्विलिब्रियम कैसे हिट होएगा? तो वन कमोडिटी X that is consumer strikes is equilibrium when MUX upon PX is equal to MUM. Likewise commodity Y का equilibrium कब आएगा? when MUY upon PY is equal to MUM। तो दोनों सिचुएशन को अगर हिट करें तो MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUM, राइट? ये अपन कर चुके। कल अपन ने दाल मखानी और गार्लिक नान का एग्जाम्पल लिया था, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल था जो अपन ने यहाँ पर इवेल्युएट किया, राइट? बोले तो कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब आएगा फ्रॉम X एंड Y? व्हेन अ रुपी वर्थ ऑफ MU इज सेम एज X एंड Y, दैट इज MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। कर चुके हैं ये चीज। प्रैक्टिकल समझने के बाद कितना इजी लगता है, नहीं? अगर आपने एक बार प्रैक्टिकल कर लिया उसका तो समझ में आ गया यार कि दाल मखानी अगर मैं 3 कंज्यूम करता हूँ तो मेरा जितना मनी वर्थ है उतना मेरा हो जाता है, 20 यूटिल्स का बेनिफिट मिल जाएगा। और गार्लिक नान भी मैं अगर 2 यूनिट लेता हूँ तो मेरे को 20 यूटिल्स का बेनिफिट मिल रहा है। तो वही मेरे लिए बेस्ट है यार, मतलब मैक्सिमम मेरे को कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन उसमें आ ही जाएगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम रहेगा। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। दैट इज MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। इसको इक्वेट कर दिया। तो इसको मैं एक चीज और कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है क्या? तो मैंने क्या किया, MUX जो दिया हुआ है MUY को MUX के नीचे ले आया, प्राइस ऑफ X को उधर ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो इसका इंपैक्ट क्या होता है देखिए, ध्यान से समझिए। इसका इंपैक्ट ये बना, फॉर एनी टू सेट ऑफ कमोडिटीज इक्विलिब्रियम विल बी अ सिचुएशन व्हेन रेशियो ऑफ MU इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइस। जो प्राइस का आपका रेशियो है वही आपका क्या रेशियो होना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी का। तो आपका इक्विलिब्रियम हिट कर देगा। अभी एक पॉइंट ऑफ एनालिसिस है, नथिंग एल्स। जैसे अपन ने पढ़ा MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, तो उसी को इक्वेट कर दिया। उन्होंने बोला P ऑफ X अपॉन P ऑफ Y, मतलब जो इनका रेशियो होगा वही आपका मार्जिनल का रेशियो होगा। तो इन दोनों कमोडिटी का क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम। जितना तुमको उसमें पे करने का रेशियो मिल रहा है उतना ही तुम्हारा यूटिल्स का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, इतना कोई दाम वाली बात नहीं थी, बट एक पॉइंट था इसलिए अपन ने उसको इवैल्यूएट किया। ओके, इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर n नंबर ऑफ कमोडिटीज। n नंबर ऑफ कमोडिटीज मतलब अरे बाबा, एक थी तो वन कमोडिटी केस था, 2 थी तो 2 कमोडिटी केस था। 2 कमोडिटी केस में अपन ने एक और पॉइंट पढ़ा था, सेवरल कमोडिटी केस। तो ये सेवरल है, दैट इज n नंबर ऑफ कमोडिटीज। तो लॉजिक, अ कंज्यूमर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम फॉर 2 commodities can be extended for any number of commodities. That means equation क्या बनेगी? MU1 upon P1 is equal to MU2 upon P2 is equal to MU3 upon P3। कहाँ तक जाएगा? MUNth upon PNth is equal to MUM। सिंपल है यार, अब तो लॉजिक हिट हो गया तो दिमाग में शांति मिल जाएगी, इजी लगेगा, राइट? Thus, Lipse and Crystal ही बोलते हैं वो, H is silent। Crystal state each consumer demands each good up to the point at which marginal utility per pound। अब ये पाउंड क्यों बोल रहे हैं? अरे ये दोनों इंग्लैंड के थे यार, इंग्लैंड के थे लिंडसे और लिप्से और क्रिस्टल, ये दोनों इंग्लैंड के थे। तो इंग्लैंड के लोग पाउंड में बात करते हैं ना, तो वही कह रहा है each consumer demands each good up to the point at which marginal utility per pound spent on it is the same as marginal utility of pound spent on each other goods। कहने की बात बोल रहा है MUX upon PX is equal to MUY upon PY। each consumer demands each good, वो हर प्रोडक्ट उतना ही मांगेगा जितना उसका मार्जिनल यूटिलिटी पर पाउंड है।
spent on it is the same as marginal utility pound spent on each other good. सब गुड्स पे जो आपका रेशियो बैठता है, सिंपल सा पॉइंट है, कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. Conditions of consumers equilibrium using marginal utility analysis. Conditions क्या क्या? पहली कंडीशन, rupee worth of marginal utility should be equal to marginal utility of money. That is MUX upon PX is equal to MUX upon PX is equal to MUM, or price of X is equal to price of MUX. That means मैं उतना ही पे करूंगा जितना मुझे वैल्यू लगता है. ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, टू कमोडिटी केस में अगर देखें तो रुपी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी द सेम अक्रॉस गुड X and good Y and equal to marginal utility of money. That means MUX upon PX is equal to MUY upon PY is equal to MUM. That is rupee worth of marginal utility derived from either commodity is the same. In case rupee satisfaction is more for good X then good Y. अगर good X में ज्यादा है क्या marginal utility, that is rupee satisfaction, good X ले लो. अगर गुड Y में ज्यादा है गुड Y ले लो. Likewise, if the consumer would be prompted to shift some expenditure from X to Y, this would lead to fall in MUY and rise in MUX. This process will continue till MUX is equal to MUY. Right? दूसरा, MUM is constant. MUM क्या है? Constant है. Since utility is measured in terms of money, it is essential that MUM, the measuring rod, should not change. उसको change नहीं होना चाहिए. Measuring rod same होनी चाहिए. Third, law of diminishing marginal utility holds good. Law of diminishing marginal utility है वो hit होना चाहिए. That means marginal utility must diminish as more and more units of a commodity are consumed. In case MU tends to rise, अगर MU बढ़ता है, MU tends to rise. Normally MU tends to decrease. इसमें बोला MU tends to rise. Okay. अगर MU बढ़ता है तो consumption of commodity will never reach an end, क्योंकि अपन MUX बढ़ते जा रहा है तो हम कंज्यूम करते जाएंगे. मजा आ रहा है और मजा आ रहा है और मजा आ रहा है और तो हम लोग यूज करते जाएंगे. Will never reach an end. Equilibrium will never struck. Right? Two commodity case में MU must fall as more and more of commodity is consumed. In case MU is rising, अगर MU बढ़ता है for a commodity, the consumer will never stop the consumption of that commodity. The equilibrium for two goods will never be achieved. MU गिरना ही चाहिए. गिरता ही है एक्चुअली. अगर आप प्रैक्टिकली बात करो तो गिरता है. जब आप एक चीज कंज्यूम करते हो, जब आप दूसरी चीज उसी समय कंज्यूम करते हो तो उसमें उतना मजा नहीं आता जितना फर्स्ट में यूज आता है. तो MU गिरेगा तो ही जाके आपका क्या बनेगा, एक एनालिसिस का पॉइंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता है ऐसा. तो बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, सबसे पहले यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर्स. तो ये एक लिमिटेशन है. बात जम नहीं रही कि बेसिक जो अपना यूटिलिटी एनालिसिस है वो नंबर्स में कैसे, मेरे को 10 यूटिल्स का बेनिफिट मिला. प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है यार. 10 यूटिल्स का बेनिफिट मिला तो इट इज मेजर्ड इन 1 2 3 नंबर्स में. इज इट रियली पॉसिबल? क्या कभी अपन ने इस तरह से एनालिसिस किया है क्या? जैसे हम होटल गए, होटल जाने के बाद बोल रहे हैं मेरे को आज 50 यूटिल्स का बेनिफिट मिला. नॉर्मली कोई नहीं करता है, परहैप्स नेवर, हमने कभी ऐसा किया हुआ नहीं है. तो ये एक इसकी लिमिटेशन है. लिमिटेशन का मतलब होता है डिसएडवांटेज. वन ऑफ द डिसएडवांटेज इज दिस ओनली कि बेसिक लिमिटेशन आ रही है हमारी ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. राइट? अब इस चीज की लिमिटेशन है. यहाँ पर अपना एक तरह से चैप्टर कंप्लीशन पे आ गया. यहाँ पर अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है. इसी की लिमिटेशन को तोड़ने के लिए इसका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3. देखो एक बात बताओ, तुमने अभी तक एनालिसिस किया हो तो क्या कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है क्या कि हम अपना सेटिस्फैक्शन नंबर्स में निकालें? सपोज एक लेक्चर तुम्हें बड़ा पसंद आया तो तुम ऐसा बोलोगे सर 50 यूटिल्स का मजा आया. मैंने कभी नहीं सुना ऐसा अभी तक यार. 50 यूटिल्स का बेनिफिट मिला, मैंने तो नहीं सुना. तो इस तरह से अपन कोई नहीं करते हैं. हाँ, बट अब ये जो एनालिसिस दिया हुआ था चैप्टर नंबर 2 में वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ था.
जो उसने पूरी की पूरी गाथा बताई। इसके बाद वाला जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 3, जो इंडिफरेंस कर्व है, इसी के अगेंस्ट में जाता है। ये बोलता है कि आपका यूटिलिटी किस में मेजर होता है भाई? कार्डिनल नंबर्स में। किस में? कार्डिनल नंबर्स में। तो इसी में ही चैप्टर नंबर 3 आता है जो बोलता है कि आपको कार्डिनल नंबर्स पे नहीं जाना है, कार्डिनल नंबर्स पे नहीं जाना है, आपको कुछ और एनालिसिस हम करके देते हैं, जिसको ये इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। ये किसने बोला था? हिग्स एंड एलन ने। किसने बोला था? हिग्स एंड एलन ने। तो इसी चीज को हम अभी अपन यहां पर भी कवर करेंगे। दैट इज योर चैप्टर नंबर 3। सी, इसके अपन ने सवाल एरिया अभी तक नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पूरे कनेक्टेड हैं। पहले दोनों चैप्टर्स के अपन लॉजिक समझ लेंगे, फिर दोनों चैप्टर्स के अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो अपन जब लास्ट में एनालिसिस करने बैठेंगे तो मैं आपको चैप्टर 2 भी एक जगह दिखाऊंगा, चैप्टर 3 भी एक जगह दिखाऊंगा, डिफरेंस ही बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या था। बड़ा मजा आएगा। तो चैप्टर 3 भी बोलता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बट इट सेज अबाउट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। उसमें कौन सा एनालिसिस था? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें कौन सा एनालिसिस है? इंडिफरेंस कर्व। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? लेट्स से हेलो टू द चैप्टर फर्स्ट। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन में कार्डिनल एंड ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, concept of indifference set and indifference curve, monotonic preference of consumer and downward sloping IC, consumer's budget, consumer's equilibrium under indifference curve। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। ये भाई साहब कौन है? अब ये भाई साहब है हिग्स। इसके पहले वाला जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 2, वो किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। जो यूटिलिटी एनालिसिस बताया था, ये किसने बताया? अल्फ्रेड मार्शल ने। अब अल्फ्रेड मार्शल के अगेंस्ट गए मिस्टर हिग्स, HICKS। तो चैप्टर 2 का अजम्पशन बोलता है कि आपकी यूटिलिटी किस में आप मेजर करते हो? कार्डिनल अप्रोच में, 2, 4, 6, 8 टाइप्स में। प्रोफेसर हिग्स चैलेंजेस दिस अजम्पशन। उसने ये अजम्पशन को चैलेंज किया और बोला कार्डिनल रियलिस्टिक हो ही नहीं सकती है। सही भी बोल रहा था। तो at best what you say is that a cup of tea offers you greater satisfaction than a cup of coffee। ये अब कहना चाह रहे हैं कि आप किसी का satisfaction numbers में evaluate नहीं कर सकते हो। किस में evaluate नहीं कर सकते हो? numbers में। आपको evaluate अगर करना है, अगर आपको evaluate करना है तो आप evaluate किस best कैसे कर पाओगे? when you are comparing one thing to the another। सिंपल, बहुत इजी। अल्फ्रेड मार्शल बोलते थे कि भाई साहब आप इसको बेस नहीं ले सकते हो। किसको? इंडिफरेंस को। अल्फ्रेड मार्शल तो सीधा सीधा बोलते थे कि नंबर्स में इवैल्यूएट करो। हिग्स भाई ने बोला भाई समझ, नंबर्स में किसी को इवैल्यूएट करना इतना आसान नहीं है। आप अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में इवैल्यूएट नहीं कर सकते। किसने किससे कहा? हिग्स ने कहा जनरल पब्लिक से। जब जनरल पब्लिक किसकी बात मान रही थी? अल्फ्रेड मार्शल की। तो हिग्स ने बोला देखो यार, नंबर्स में तुम कर पाओगे क्या हर बार? लोगों ने बोला हाँ यार, नंबर्स में तो हमको नहीं समझ आएगा। हाँ, बट तुम क्या ऐसे बोल सकते हो कि आज मुझे चाय पीने में जो सेटिस्फैक्शन आया उतना सेटिस्फैक्शन मुझे किसी चीज में नहीं आया। किसी चीज में नहीं आया मतलब उतना सेटिस्फैक्शन मुझको कॉफी में नहीं आ रहा था। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये बोलते हैं कि किसी का सेटिस्फैक्शन आप दो चीजों को कंपेयर करके ही बता सकते हो। एट बेस्ट व्हाट यू से इज दैट अ कप ऑफ टी ऑफर्स यू ग्रेटर सेटिस्फैक्शन देन अ कप ऑफ कॉफी और वाइस वर्सा, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंसेस। आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है कहानी। हिग्स ने बोला यूटिलिटी एट बेस्ट व्हेन इट इज कंपेयर्ड। दैट मींस हिग्स बोल रहा है कि आप दो चीजों को कंपेयर करो या एक मतलब दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करो तो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन ज्यादा आएगा। अरे ये हमारे साथ रोज होता है। आप एक बात बताओ, आपने टेस्ट दिया, आपके 90 मार्क्स है, सेटिस्फाइड हो? थिंक अबाउट इट। आज तक फर्स्ट टेस्ट दिया है, फर्स्ट टेस्ट में 90 मार्क्स, सेटिस्फाइड हो? डिपेंड्स। अगर मैंने फर्स्ट टाइम ही दिया हुआ है तो मेरे आजू बाजू वालों के मार्क्स कितने हैं? सपोज आजू बाजू वालों के मार्क्स 95 हैं और तुम्हारे 90 है, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। दैट मींस यू आर कंपेयरिंग, देन यू आर गेटिंग योर सेटिस्फैक्शन।
सिर्फ 90 नंबर्स आने से तुम्हारा कोई कंपैरिजन हो रहा था क्या, कुछ एनालिसिस हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। तो तुम जब तक दो चीजों को कंपेयर नहीं करोगे तुम सेटिस्फैक्शन क्लियर ही नहीं कर पाओगे। 90 मार्क्स आए मेरे को, पूरी क्लास को 80 मार्क्स आए, सिर्फ मेरे को 90 मार्क्स आए। एम आई सेटिस्फाइड? डेफिनेटली यस। दैट मीन्स यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, you are comparing yourself with others, then you are able to justify that what exactly you are thinking, you are getting the point. तो ये हिग्स बोलते थे कि यार देखो, जब तक आप कुछ चीजों को कंपेयर नहीं करोगे तब तक आप अपना सेटिस्फैक्शन नहीं ला सकते, हिग्स कहते थे, राइट? तो हिग्स बोलते थे कि यूटिलिटी एट बेस्ट व्हेन इट इज कंपेयर्ड, दैट इज ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। अभी तक अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? कार्डिनल। तो कार्डिनल मेजर करता है नंबर्स में, ऑर्डिनल नंबर मेजर करता है रिलेशंस में। दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इज इट क्लियर? तो इसको एक जगह लिख लीजिए एंड फोटो याद रखना है यार हिग्स का, बड़ा मजेदार फोटो, दादा बढ़िया लग रहे हैं। तो हिग्स ने अपना पूरा कॉन्सेप्ट दिया, पूरे के पूरे इस तरह से। अगर आपने एक जगह के लिखा हुआ है ना, आपको इतना इजी लगेगा। सपोज अगर मैं इसको रीड करूं, सोचो हम 12th के स्टूडेंट है ही नहीं, एक लेमैन है, तो लेमैन को पढ़ने में कितना इजी रहेगा। चैप्टर 2 अजम्पशन लेता है कि आपका यूटिलिटी आप कार्डिनल अप्रोच में मेजर करोगे, लाइक 2, 4, 6, 8। प्रोफेसर हिग ने बोला कि यार अपन इसको चैलेंज करते हैं, ये कोई लमदार बात नहीं लग रही, कार्डिनल रियलिस्टिक नहीं है। किससे कहा? हिग्स ने कहा जनरल पब्लिक से। At best, what you say is that a cup of tea offers you greater satisfaction than cup of coffee. Cup of tea से ज्यादा satisfaction आपको cup of coffee में आएगा, compare किया, depending on your preferences. Higgs utility at best when it is compared. It is ordinal concept. That is indifference curve analysis. कितना easy हो गया, right? तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस टू गुड्स, वन इज गुड्स ए एंड सेकंड इज गुड बी। लेट गुड ए बी एप्पल एंड गुड बी बी ऑरेंजेस। तो उसके इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब वो अपने गिवन इनकम जो है वो अगर लगाता है तो एक कॉम्बिनेशन बनता है कि वो नंबर ऑफ एप्पल कितने खरीदे? 1, और उसके साथ में 10 ऑरेंजेस खरीद ले। अब अगर सपोज मेरे पास गिवन इनकम है, याद करो पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का होता, वो किसके लिए था? प्रोड्यूसर के लिए। राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर, वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए क्या हो जाएगा? ये कॉम्बिनेशंस अलग अलग बैठे। तो अगर कंज्यूमर को एप्पल 1 से 2 करना है तो कंज्यूमर की गिवन इनकम कम है, इनकम इज फिक्स्ड। दैट मीन्स उसको ऑरेंजेस घटाने पड़ेंगे तो जाके वो एप्पल खरीदेगा। फिर 2 से उसको तीसरा एप्पल खरीदना है, कॉम्बिनेशन 3, देन अगेन ही हैज टू डिक्रीज ऑरेंजेस। जब जब एप्पल बढ़ेगा तब तब ऑरेंज गिरेगा। ये अपन कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपन जनरली बात कर रहे हैं। एप्पल कंपनी में मत चले जाना, सीधा आईफोन पे चले जाओगे। ऑरेंज नाम का पहले नेटवर्क आता था, एक कंपनी है वोडाफोन। वोडाफोन जब खरीदी तो वोडाफोन ने किससे अपना पूरा बिजनेस खरीदा? एक कंपनी थी हच के पहले जो कंपनी का नाम था वो था ऑरेंज। सब ऐसे कंपनियों के नाम होते बाहर, हमारे यहाँ पे नाम क्या होते हैं? जड़ी बूटी, पतंजलि। बट यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन अपन बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ए, अगर कंज्यूमर है तो उसका नंबर ऑफ एप्पल वो कितने खरीदेगा? 1। नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने खरीदेगा? 10। तो जैसे ही उसको एप्पल बढ़ाने का है तो ऑरेंज घटाने का होएगा। तो एप्पल बढ़ा 1 से, ऑरेंज घटा 3 से। फिर सी कॉम्बिनेशन, एप्पल बढ़ा 1 से, ऑरेंज घटा 2 से। फिर 4th अगर एप्पल चाहिए उसको तो ऑरेंज घटेगा 1 से। तो ये अलग अलग क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? कॉम्बिनेशन ए बी सी डी स्पेसिफाइड बाय कंज्यूमर एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उसने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिया। ईच कॉम्बो इज हैविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वो उतना पैसा सब जगह लगा रहा है, दोनों जगह, मतलब एप्पल में भी ऑरेंज में भी। नो डिफरेंस अमंग कॉम्बोज ए बी एंड सी डी, मतलब कोई भी सेटिस्फैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों में चारों में सेम सेटिस्फैक्शन है।
इनडिफरेंस सेट। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है यार? ये इंडिफरेंस कर रहे हैं अपन लोग। इनडिफरेंस का मतलब ये होता है तुम डीट हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा से ये जितने कॉम्बिनेशन है उसमें तुम इनडिफरेंट हो। इनडिफरेंट हो मतलब कोई सा भी कॉम्बिनेशन उठा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको सब जगह सेम मजा आ रहा है, सब जगह सेम मजा आ रहा है, उसको बोलते हैं इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब तुम्हारे अंदर वो डिफरेंस पैदा नहीं हो रहा है, तुम्हारे अंदर वो डिफरेंस नहीं आ रहा है कि यार इस कॉम्बिनेशन में मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है, इसमें इससे ज्यादा हो रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। कॉम्बिनेशंस आपके चेंज हो रहे हैं, बट कॉम्बिनेशंस अपने चेंज हो रहे हैं, अंदर का सेटिस्फैक्शन सेम है, अंदर का सेटिस्फैक्शन सेम है। तो इनडिफरेंट कब हो जाओगे? जब आपको डिफरेंस नहीं लगेगा। डिफरेंस नहीं लगेगा मतलब सेम हो। तो जब आपका सेटिस्फैक्शन हर जगह सेम होता है उसको बोलते हैं इनडिफरेंट सेट। तो सेट ऑफ कॉम्बोज ऑफ टू गुड्स ऑफर कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो उसको बोलते हैं हम इनडिफरेंस। इसका इस तरह से कुछ कर्व बनता है, वो कैसे बनेगा मैं आगे बताऊंगा डिटेल में बड़ा। ईच पॉइंट ऑन कर्व मतलब ए बी सी डी ऑफ दैट इज कॉम्बो ऑफ टू गुड्स गिव्स सेम सेटिस्फैक्शन। चारों में सेटिस्फैक्शन सेम है। Since each combination offers the same level of satisfaction to a consumer, this curve is called indifference curve. क्योंकि ये हर लेवल हर पॉइंट पर सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाएगा? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स which shows different combinations of two goods like apples and oranges yielding same level of satisfaction. उसमें सेटिस्फैक्शन क्या होगा? सेम। पहले इंडिफरेंस सेट बनाया, कॉम्बिनेशन बनाया ए बी सी डी, दो प्रोडक्ट के ए एंड बी। ए अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं तो बी को घटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरा एट द एंड सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रखना है। तो अगर सपोज एक एप्पल खाने में 10 ऑरेंजेस खाने में मुझे एक सेटिस्फैक्शन लेवल आया, वही सेटिस्फैक्शन लेवल लाने के लिए अगर मुझे एप्पल बढ़ाना है तो ऑरेंज घटाना पड़ेगा ना। यार सीधी सीधी बात है, लॉजिक समझो। हम इंडिफरेंस सेट बोल रहे हैं मतलब सेटिस्फैक्शन सेम होना चाहिए। चलो सेटिस्फैक्शन क्या तिल लेने, तुम तो ये समझो एक ह्यूमन का स्टमक है, ह्यूमन का स्टमक है। एक ऐसा ढीठ आदमी है जिसका सेटिस्फैक्शन बेस्ट तभी होता है जब वो पूरा पेट भर देता है। अब पूरा पेट भरने के लिए उसको एक एप्पल चाहिए और 10 ऑरेंज चाहिए, तो उसका पूरा पेट भर जाता है बुक्कड़, ठीक है। अब अगर उसको पूरा पेट भरा हुआ ही रखना है और उसको एप्पल बढ़ाना है तो ऑरेंज घटाना पड़ेगा ना, वरना क्या एप्पल ऑरेंज भी 10 रखे एप्पल 2 कर दे, अरे तो भाई पेट भर जाएगा, यहां तक आ जाएगा। अपने को तो पेट तक ही रहना है, स्टमक तक ही रहना है। तो एक एप्पल बढ़ाने पर मुझे ऑरेंजेस घटाने पड़ेंगे, तो मेरा सेटिस्फैक्शन उतना ही रहेगा, स्टमक उतना ही फिल्ड रहेगा। आप बोलते नहीं नहीं सर एक और एप्पल बढ़ा रहे हैं, ठीक है ऑरेंजेस घटाओ, और नहीं नहीं सर एक और एप्पल बढ़ा रहे हैं तो ऑरेंजेस और घटाओ, क्योंकि स्टमक तो उतना ही है ना, सेटिस्फैक्शन तो वही लेवल पे लाना है। तो उसी चीज को जब अपन डायग्रामेटिकली डालते हैं तो उसका नाम हो जाता है इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? तो ये अपन ने अभी चैप्टर नंबर 2 का जो डिस्कशन किया और चैप्टर नंबर 1 का डिस्कशन किया, इन दोनों डिस्कशंस में हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का जो डिस्कशन अभी अपन ने शुरू किया, इन दोनों में अपन ने एक कमोडिटी के ऊपर फोकस करके 2 कमोडिटी केस को समझ लिया। 2 कमोडिटी केस के बाद में ये समझ लिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी में दिक्कत क्या आ रही थी, उस दिक्कत को ओवरकम करने के लिए क्या आया, कौन लेके आया, किस तरह से लाया, हमने उसके ऊपर बात करी। आज अपन इसको इधर तक ही रख रहे हैं क्योंकि इसको और अपन लेंगे तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। आज अपन थोड़ा सा, क्योंकि अपन ने नया चैप्टर आज ही आज चालू कर दिया है, कल हम इसको वापस लेंगे, इंडिफरेंस कर्व को एक बार और समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी विल फोकस ऑन ऑल द अदर टॉपिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बड़ा ही मजा आएगा। जैसे ये इंडिफरेंस कर्व टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं आपको और इसके क्वेश्चंस बताऊंगा कि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं और आपको किस तरह से उसको इलैबोरेट करके लिखना है। तो आज अपन इसको इधर तक ही रखते हैं। आज छोटा लेक्चर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज अपन इसको इधर तक रखेंगे, कल आगे जब इसके ऊपर बात करेंगे तो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर और डिटेल एनालिसिस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए आज इसको इधर तक रखेंगे। थैंक यू।